भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है और इसको वाकई ऐतिहासिक ही कहना पड़ेगा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। वहां उन्होंने एक बार फिर वोट जिहाद, धर्म युद्ध, संतों का आशीर्वाद, योगी आदित्यनाथ का वहां आकर प्रचार करना, सारी बातें एक बार फिर से याद दिलाई हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े जी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर, बहुत बधाई आपको, वाकई ऐतिहासिक जीत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, देवेंद्र जी ने अभी अपने संबोधन में एक नारा उन्होंने लगाया, देश चला संतों के साथ, अब होगी ताकत से बात। तो इसका आशय आपके समझ से क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि आपस में एक दूसरे को तोड़ने की जो रणनीति विपक्ष की है, राहुल जी की है, वो अब नहीं होगा। ये संतों का महाराष्ट्र है, ये संतों का देश है, तो संतों के बातों पर चलेंगे और एक है तो सेफ है, ये देवेंद्र जी ने कहा और उसी पे तो हमने चुनाव लड़ा है। आपस में बंटवारा करने का प्रयास, जातिगत सर्वेक्षण, ये वो बहाने से राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत कर रही है, उद्धव ठाकरे उनको साथ दे रही है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर और सावित्रीबाई के महाराष्ट्र ने बोला ये महाराष्ट्र में चलेगा नहीं। जो महाराष्ट्र में नहीं चलता है, राहुल गांधी याद रखो, वो राष्ट्र में नहीं चलता है। विनोद जी, आज नतीजे आ गए, शानदार जीत, परसों शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। सबके जहन में सवाल यही है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का? बिल्कुल, मेरे मन में यही सवाल है और मेरे मन में जवाब यह आता है कि एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा और केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठकर जो नाम बताएंगे वही मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने कुछ दिनों देख रहे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले फैसले लिए, लेकिन कई जगह पर जो है हेमंत विश्वास शर्मा को हो कंटिन्यू किया है। तो ऐसे कई भी राज्य है जहां पर कंटिन्यूशन भी दिया गया है। तो क्या हम कैसे क्या अपेक्षा करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर एक बार फिर से पार्टी विश्वास करेगी? जिस तरह से उन्होंने चुनाव को लीड किया, वो कह रहे कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं और उन्होंने चक्रव्यूह को भेदा है। यहाँ पर महाराष्ट्र में जो कई समस्याएं थी आपके सामने, पार्टी के सामने, आपके अलायंस के सामने। भाजपा ने ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में लड़ा है और उनको भी पता है, हम सबको पता है कि आपके मन में जो सवाल है वो महज अगले 36 घंटों में उसका जवाब आ जाएगा। निश्चिंत रहिए, सब साथ मिलकर उसका जवाब लेंगे। जी, आपने कह दिया मेरे मन में भी यही सवाल है। हम तो आपसे चाह रहे थे कि उत्तर इस सवाल का हमको किस तरह मिल जाए। लेकिन सर, इतनी बड़ी जीत होती है, 132 सीटें, आपकी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है, महाराष्ट्र के इतिहास में किसी पार्टी को इतनी कामयाबी नहीं मिली है, इतनी जो सीटों पर लड़े और जितनी सीटें कन्वर्ट हुई हैं। तो ये बड़ा स्वाभाविक है किसी भी पार्टी कार्यकर्ता और नेता के मन में आना कि भाई अब मुख्यमंत्री हमारा होगा। मुझे लगता है कि हम महायुति के नाते लड़े हैं, महायुति की हम सफलता मानते हैं और उसमें शिवसेना, एनसीपी, भाजपा की मिलकर यह सफलता है, तो मिलकर हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, आपने भी कहा कि राहुल गांधी ने बहुत बांटने का प्रयास किया, समाज में आकर उन्होंने जाति विभाजन करने की कोशिश की। मराठा बहुल इलाकों में आपको वोट मिला, दलित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जीत रहे हैं, आदिवासी बेल्ट में आप जीत रहे हैं, कोंकण से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी और महायुति के उम्मीदवारों को जीत मिल रही है। जब ऐसी पैन महाराष्ट्र जीत मिलती है तो कोई सेंट्रल थीम होती है उस चुनाव की। तावड़े साहब, इस चुनाव की वो कोर सेंट्रल थीम क्या थी? इस चुनाव की कोर सेंट्रल टीम जो सबसे ज्यादा मतदाताओं को भरोसा दे रही थी कि ये महायुति सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट एंड पॉलिटिक्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट, सीधे लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति का बैलेंस किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राम सड़क योजना, पानी की व्यवस्था, वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो,
ये सब बातें इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स है, क्योंकि गांव में सड़क जाती है तो सिर्फ सड़क नहीं जाती है, तो बच्चे बस से स्कूल जाना लगते हैं, सीरियस पेशेंट अस्पताल पहुंचने लगता है। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। और डायरेक्ट बेनिफिट लाडली बहन योजना, किसान सम्मान योजना, जिससे सीधे उनके खाते में बिना पर्ची बिना खर्ची उनके खाते में पैसा जमा होना शुरू हुआ। तो इस महायुति पे लोगों का भरोसा इन दोनों का मेल होने से हुआ, और उसी कारण लोगों ने, कांग्रेस ने जब 3000 की घोषणा की तो भरोसा नहीं रखा, क्योंकि कर्नाटक में यही किया, दिया नहीं, हिमाचल में यही किया, दिया नहीं। तो इनके बातों पर जनता ने भरोसा नहीं रखा। महायुति पर, आदरणीय मोदी जी पर, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी, अजीत दाता पे पूरा भरोसा रखा। मैं आपसे एक और इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से महाअघाड़ी के नेताओं ने मुस्लिम मौलानाओं को साथ बिठा करके फतवे निकलवाने की कोशिश की, उनके हमने देखा उनके लिए बाकायदा लिस्टें जारी हुई कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को मुसलमान वोट दें। क्या इससे हिंदू समाज में काउंटर पोलराइजेशन और कंसोलिडेशन हुआ? नहीं, ये तो स्वाभाविकता दिखा कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मांग, शर्तें रखना, और उन शर्तों को कांग्रेस तो मानती थी, लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब ये मानने लगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि राजनीति में इस प्रकार का खुलेआम, मोहल्ले में जाते थे, बोलते थे ये होगा वो होगा, वो ठीक है, लेकिन इस प्रकार जो वोट जिहाद की बात चली उसको महाराष्ट्र ने पूरी तरह नकारा है। ये कम से कम बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव जी समझ ले। ठाकरे साहब, अब शिकायत ये है शिवसेना उद्धव गुट को आपसे कि पहले तो सीएम नहीं बनने दिया और अब नेता विपक्ष बनने लायक भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अब संविधान के अनुसार जो जिसकी क्षमता है उसको अब पक्का मिलेगा, लेकिन हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, और लोकतंत्र में विपक्ष के 10 एमएलए भी है, 20 एमएलए भी है, तो उनका सम्मान ये महाराष्ट्र में महायुति पक्का रखेगी। तावड़े साहब, अब उद्धव जी के पुरानी सहयोगी रह चुके हैं, पुरानी दोस्ती थी, हालांकि वो सीएम नहीं बनाए, इसलिए वहाँ पर परिस्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने पिछली बार अलायंस तोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से उनकी यहाँ पर हालत हुई है, चुनाव में जो सीटें उनको मिली है, जिस तरह से शायद एनसीपी की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक वही हालत जो है शरद पवार की पार्टी की भी हुई है, इतनी कम सीटें मिली है। तो आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे सोचेंगे, एमवीए में बने रहेंगे, कि उनको कुछ सलाह देना चाहते हैं आप, कि अभी भी कांग्रेस का तो थामना चाहेंगे? दोस्त के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे उनको आप अभी? नहीं साहब, उद्धव जी बहुत सीनियर, उद्धव साहब बहुत सीनियर नेता है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा। लेकिन वो आज सुबह से सामने भी नहीं आए मीडिया के, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। केवल संजय राउत सामने आए, तावड़े साहब, और उन्होंने आते ही इनकार कर दिया कि ये आंकड़े तो फ्रॉड है, ये कुछ गड़बड़ किए चुनाव में, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। तो अगर ये महाराष्ट्र में ईवीएम मशीन का फ्रॉड है तो झारखंड में वो सही कैसा है, या इनकी जो 20 सीटें आ रही है वहां पर सही कैसा है, इसका जवाब संजय राउत और शिवसेना उबाटा दे। उद्धव ठाकरे ने विचारधारा के विपरीत जाकर के अलायंस किया, महाविकास अघाड़ी में वो गए, उनके कार्यकर्ता को, वर्कर को, वोटर को पसंद नहीं आई, ये बात समझ में आती है। लेकिन एनसीपी में विभाजन के बाद और लोकसभा चुनाव में खास तौर पर शरद पवार साहब को जो कामयाबी मिली, इतना बुरा हश्र जो उनकी पार्टी का होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लोकसभा में बहुत उनकी बड़ी जीत नहीं हुई, उनको सिर्फ 0.03% वोट ज़्यादा थे, लेकिन सीटें ज़्यादा आई, क्योंकि वोट का बंटवारा लोकसभा में होता नहीं है। और दूसरा, अब की बार 400 पार के कारण हमारे वोटर्स आने तो मोदी ही है, तो काय को वोटिंग के लिए जाओ। ये जो 5% वोट कम मिला, वो इस बार उन्होंने ठान दिया था मोदी जी के लिए जाकर वोट करना है, और वो वोटिंग बढ़ा और ये चमत्कार दिखा। मैं आपसे ये शरद पवार जी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल मैं पूछ रहा था, उनकी इतनी बुरी हार की वजह, अजीत पवार साहब को डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल हुई है शरद पवार जी के मुकाबले।
ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की हो अजित पवार की हो, मैं इसका वर्णन करता हूँ कि आलू की बोरी है। वो एनसीपी नाम से बांधिया, हर आलू अपना अपना जीत कर ही आता है। उनके पिताजी आते थे, वो आते हैं। तो ऐसे चुनाव क्षेत्र अजीत दादा और शरद पवार में डिवाइड हो गए, और जो अजीत दादा के साथ एमएलए आए थे उन्होंने अपनी सीटें जीती है, और जितने बचे गए थे पवार साहब के यहाँ, शरद पवार साहब उनके भी आए। लेकिन मेरा मानना है कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा की है, ये मैसेज लोगों ने दिया। अच्छा, कांग्रेस के साथ क्या हो गया तावड़े साहब? बड़ी कॉन्फिडेंट थी, नाना पटोले साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त हासिल की थी सीटों के लिहाज से, उन्होंने इतनी पीछे कैसे चली गई कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस में आपस में काफी महा विकास आघाड़ी में झगड़ा था। नाना पटोले जैसा नेता जब आगे चल के मुख्यमंत्री बनेगा लग रहा था, तो थोड़ा कुणबी वोट उसके साथ था, लेकिन उसको साइडलाइन करने से एकदम कांग्रेस और पीछे हट गई। और मुझे लगता है कि उसमें राहुल गांधी जी ने आकर जिस प्रकार बंटवारे की बात की, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में बिल्कुल चली नहीं, चलेगी नहीं। तावड़े साहब, इस चुनाव को लेकर देखिए सज्जद नोमानी का एक वीडियो सामने आया था, आप लोगों ने वो दिखाया भी था, कि वो कह रहे थे कि हमें सिर्फ हमारा टारगेट महाराष्ट्र नहीं है, बल्कि दिल्ली की सत्ता जो है उस पर हमें काबिज होना है, और इसलिए महाराष्ट्र में यहाँ पर महायुति को हराना सबसे उनकी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। और यही बात संजय राउत भी कहते रहे थे। तो इसका राष्ट्रीय राजनीति पर आप क्या किस तरह से परिणाम देखते हैं, खासतौर पर केंद्र की सरकार को लेकर कितनी मजबूती मिलेगी? मैंने यही कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वही राष्ट्र में चलेगा, इसलिए विपक्ष अभी अपने आप को बांटने की राजनीति से अपने को संभाले, विकास की राजनीति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका तावड़े साहब, हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और महायुति 236 सीटों पर अपनी बढ़त लगातार बनी हुई है। यानी महाराष्ट्र में जो भगवा रंग है देवेंद्र फडणवीस की, अगर शब्दों में कहें तो धर्म युद्ध की जो आंधी है वो चली, और महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ महाराष्ट्र के इन चुनावों में हो गया है।